हेलो दोस्तों, जीएस एक्सपेंड पे मैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा या बिहार में अदर एग्जामिनेशंस जो हैं, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर मैं एक एक्सप्लेन्ड करके मैं एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात ये है जो महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इस वीडियो सीरीज को मस्ट वॉच सीरीज बनाता है? अगर हम जानें तो इसमें जो महत्वपूर्ण ये है कि इसमें मैं जिन-जिन क्वेश्चनों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं उठाऊँगा, तो मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा सिर्फ। उस टॉपिक पूरे होल टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा जो उससे रिलेटेड होगा। जो भी आपका स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होगा, ऑनलाइन सोर्सेज़ होंगे, जो भी रेफरेंस आपके बुक्स होंगे, उन सभी के सहायता से मैं एक ऐसा वीडियो सीरीज बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसको देखने के बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैंने बोला है यहाँ पे जो मॉक सीरीज आपको ज़्यादा नहीं सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस को बना-बना करके मॉक सीरीज में पूछा जाता है। तो मैं चाहता हूँ उस टाइम को सेव करने के लिए जो टॉपिक मैं उठाऊँ, जो पीवाईक्यू में पूछा गया है क्वेश्चन बीपीएससी में, उसको मैं इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूँ, जो उसके उस टॉपिक के पे अदर जो है आपका मॉक सीरीज जो है सॉल्व करने की आवश्यकता कम हो जाएगी या आप कभी सॉल्व करोगे भी, तो आप पूरा जो है उसको 100% जो है करेक्ट सॉल्व कर ठीक है? तो मैं आज का सीरीज जो है, इस वाले सेक्शन में एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। अब देखिए, पहला पॉइंटर मैंने जो लिया है, उसमें ये है जो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये आपका बीपीएससी के 66वीं जो आपका री-एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये नदी घाटी जहाँ से भारत का जो है प्रथम मानव जीवाश्म मिला था, वो है आपका नर्मदा घाटी। ठीक है? अब ये नर्मदा घाटी को क्या इतना महत्वपूर्ण बनाता है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, नर्मदा घाटी का इतिहास बहुत पुराना रहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में तब आया था जब 1982 में अरुण टोनिकिया नाम के आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने जो ये होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी के हथनौर स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। हथनौर से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म जो है वो है। इससे पहले कोई भी आपका मानव जीवाश्म जो है, भारत में नहीं पाया गया। तो अगर आपसे पूछे जे नर्मदा घाटी में जो मानव जीवाश्म मिला था, उससे कौन से आर्कियोलॉजी मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उससे रिलेटेड हैं, तो वो हैं आपके अरुण सोनकिया। ठीक है? ये नर्मदा घाटी का हथनौर कहाँ है? होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। साथ में इसमें एक बात आपको और ध्यान पे रखना है, ये होशंगाबाद जिला जो है, ये जिला एमपी के अंतर्गत पड़ता है, मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है? अब दूसरी बात ये है जो यहाँ पे मानव जीवाश्म के अलावा क्या मिला? मानव जीवाश्म के अलावा नर्मदा घाटी से जो जीवाश्म मिले हैं वो है आपके हाथी का, घोड़े का, दरियाई घोड़े का, जंगली भैंसे का। ठीक है? इसके साथ ही होशंगाबाद जिले के ठीक बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सीहोर। उसमें जो है हथनौर डिस्ट्रिक्ट पर मतलब हथनौर जो है एक लोकेशन पड़ता है। ठीक है? जहाँ पे 5 दिसंबर को 1982 में 70 साल मतलब 70,000 वर्ष पुराना जो है मानव कपाल के अवशेष को खोजा था। किसने खोजा था? तो अरुण सोनकिया ने खोजा था। ठीक है? ये प्राचीन मानव को वैज्ञानिक द्वारा नर्मदा मानव का नाम दिया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये नर्मदा मानव किससे रिलेटेड है? तो वो आपका नर्मदा वैली में जो पाया गया था मानव का कपाल, उससे रिलेटेड है। उसी का नाम जो है नर्मदा मानव रखा गया। साथ में ही हथनौरा के सामने से जो झांसी और सूरजकुंड में नर्मदा के उत्तरी तट पर प्राचीनतम जो विलुप्त हाथी का एक प्रजाति है, जिसका नाम जो है आपका एस्टेगोडॉन, ठीक है?
जिसके दोनों दांत मिले हैं वहां से, ऊपरी जबड़े का जीवाश्म जो है, ये जो है आपका अरुण सोनकिया जो है, उन्होंने ही इसे खोजा था। तो ये महत्वपूर्ण है। मानव जीवाश्म मिलने से पहले से ही जो है नर्मदा घाटी जो है जीवाश्म को लेकर के आकर्षण का केंद्र रहा। जब 19वीं सदी शुरू हुआ था, उसमें ही यहाँ पे टाइटेनोसोरस नामक डायनासोर की प्रजाति की खोज की गई, जिसके बाद से यहाँ पे जो है खोज बार-बार जो है शुरू हुआ। अलग-अलग समय में यहाँ पे उत्खनन किया गया, ठीक है? साथ में ही पत्थर के औजारों की खोज जो है, जब यहाँ पे हुआ पहली बार, तब से ये कयास लगाना शुरू किया गया, यहाँ पे मानव जीवाश्म के भी होने की संभावना है। बहुत सारे शोध हुए, बहुत सारे शोध विफल हुए। इसके बाद जो है 5 दिसंबर 1982 को जो है एक सफलता मिली, जिसमें जिनका नाम आपको मैं बोल रहा हूँ, अरुण सोनकिया, ठीक है? जो कि एक भूवैज्ञानिक थे। उनको जो है हथनौड़ा में एस्ली औजार, ठीक है? और मानव का जो है खोपड़ी, लगभग जो कि आपका 30 वर्ष की महिला, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है उसका होगा, वो वहां से मिला। सोलंकिया ने बड़े मस्तिष्क क्षमता का आकार जो है इसका बताया था उन्होंने। 1155 से लेकर के 1100 मतलब 1421 सीसी के बीच में इसका ब्रेन के जो है साइज को बताया गया। अब जब आप लोगों में से अगर कोई भी आर एस शर्मा का बुक पढ़े होंगे, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री पे में रिलेटेड है, जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन, बीपीएससी एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण बुक है ये, ठीक है? तो इसमें आप ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड एक चैप्टर जो आपको मिलेगा। उस चैप्टर में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ह्यूमन्स के जो पहले के स्पेसीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा ये जो ब्रेन क्षमता था वो होमो इरेक्टस का जो है उससे मैच होता है। इसीलिए इस महिला को जो है आपका संबंध माना जाता है जो होमो इरेक्टस रहा होगा, ठीक है? इसीलिए इसका नाम बाद में होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस रखा गया। ये आपको नाम रखना है। अब एक तो नाम हो गया नर्मदा ह्यूमन, वो भी इसी का नाम है। उसके बाद दूसरी बात, ये किसकी जीवाश्म है? तो ऐसा माना जाता है ये महिला की जीवाश्म है, जिसकी आयु जो है 30 साल के आसपास में प्रिडिक्ट किया जाता है। साथ में ही यह जो है आपका ह्यूमन इरेक्टस प्रजाति का जो है ये माना जाता है, और इसका नाम जो है हीमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस रखा गया बाद में, ठीक है? नर्मदा मानव की 5 लाख साल पुरानी खोपड़ी आज भी जो है मानव विज्ञान संग्रहालय नागपुर में देखी जा सकती है। अब यहाँ पे 2 डेट है, एक तो ऐसा माना जाता है जो 70,000 जो है वर्ष पुराना था, दूसरा ये भी माना जाता है क्योंकि इसका जो जब यहाँ पे इस पे रिसर्च किया गया, कार्बन डेटिंग वगैरह किया गया, तो फिर ये पता चलता है जो ये जो प्रजाति इसके ब्रेन साइज से पता चला वो होमो इरेक्टस का है। अब वो जो है आपका लाखों साल पहले जो है पाया जाता था धरती पे। तो फिर ये उम्मीद किया गया ये 5 लाख साल कम से कम ये पुरानी जो है ये खोपड़ी होगी। साथ में ही सोलंकिया का मानना था कि नर्मदा मानव जो है होमो इरेक्टस का एक ट्रांजिशन समूह था, जो कि आपका अफ्रीका और एशिया को जोड़ने में जो है सहायक था। जैसे कि उन्होंने 1998 में लिखा भी था, जो भारतीय होमो इरेक्टस की खोज जो है पश्चिम में अफ्रीकाई जो है आपका होमो इरेक्टस और पूर्व और दक्षिण में चीन में जो प्रजाति इसका पाया जाता था उसका नाम था पैकिंग मैन, ठीक है? और जावन होमो इरेक्टस जिसका नाम था जावा मैन, ठीक है? इसके बीच की खाई को मतलब इस दोनों के बीच की प्रजाति इसे माना गया था, ठीक है? वैज्ञानिकों के बीच में आम सहमति ये भी है कि जो आपका अफ्रीकी और एशियाई जो होमो इरेक्टस है, इसकी आयु जो है लोअर प्लेस्टोसीन से लेकर के मध्य प्लेस्टोसीन तक का है। और ये जो भारतीय जो आपका होमो इरेक्टस है, इन सभी का मानना ये है जी ये इसी कैटेगरी के मतलब इसी एज समूह से ये बिलॉन्ग करता है, ठीक है? साथ में ही ये जो नर्मदा मानव जिसका नाम दिया गया है, जैसा कि ये होमो इरेक्टस की श्रेणी से संबंधित है, जो कि आपका आधुनिक मानव प्रजाति जो है, अगर आपसे पूछा जाए ये होमो इरेक्टस कौन था, तो ये जो आपका अभी जो आधुनिक मॉडर्न ह्यूमन जो है उसको बोला जाता है होमो सेपियंस सेपियंस। उससे जस्ट जो है पहले का था ये, ठीक है? अगर आपको टाइम फ्रेम पूछा जाए तो होमो इरेक्टस का टाइम फ्रेम 1.8 मिलियन
ईयर से लेकर के जो है आपका 2 लाख साल पहले तक जो है पृथ्वी पे वो लोग निवास करते थे। ठीक है? साथ में ही अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए जो कैमरून पटनायक और सहनी के अनुसार नर्मदा मानव को किस कैटेगरी में रखा गया है? जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बोला है, जो सोलंकी का मानना था ये होमो इरेक्टस की प्रजाति से बिलोंग करता है, लेकिन कैमरून पटनायक और सहनी के अनुसार जो है नर्मदा मानव जो है होमो इरेक्टस की तुलना में होमो हिडलबर्गेसिस या होमो निएंडरथैलेसिस जैसे विलुप्त होने वाले मानवों के सबसे अधिक निकट पाया जाता है। तो ये एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जिसे आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है? वैसे जो ज्यादा पॉपुलर है ये इसे होमो इरेक्टस के ही कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट जो है पॉइंटर को देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो ऑप्शन था उसके हिसाब से मेहरगढ़ से इसका आंसर सही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में देखते हैं। ये मेहरगढ़ जो है नवपाषाण जो है पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, जो कि लगभग 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 या 2000 ईसा पूर्व तक का जो है टाइम फ्रेम में ये था। ठीक है, आधुनिक जो कि अभी आधुनिक पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उसका कच्ची जो मैदान है मतलब प्लेन है उसमें यह जो है आपका अवस्थित है ये मेहरगढ़। ठीक है, साथ में ही ये जो आपका बोलन दर्रा है सिंधु नदी के पश्चिम में उसके पास में यह अवस्थित है। अब बात आती है इसकी खोज की, तो इसकी खोज जो है 1974 ईस्वी में जो है आपका मेहरगढ़ का खोज फ्रांसीसी पुरातत्व मिशन ने किया था, जिसमें आपका जिन फ्रांसवा जारीगे, ये नाम इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको आगे आगे आने वाले अलग अलग जन्म में आ भी सकता है, और उनकी पत्नी कैथरीन जागीरे के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, अब इन सभी लोकेशंस में से मेहरगढ़ में एक जो है आपका 495 एकड़ मतलब 2 स्क्वायर किलोमीटर का एक स्थल है पूरे मेहरगढ़ में, जो कि उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है। यह जो स्थल है ये मेहरगढ़ में सबसे पुरानी बस्ती का एक छोटा सा कृषि गांव हुआ करता था, जिसका अनुमानित समय जो है वो आपका 7000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के बीच है। यहीं से जो है प्राचीनतम जो है पशुपालन और कृषि के जो है साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ जो है दक्षिण एशिया में जो है खेती और पशुपालन के साक्ष्य में से जो सबसे पुराना ज्ञात स्थलों में से एक है ये। ठीक है, शुरुआती खेती जो है यहाँ पे खानाबदोश लोग जो आपका हंटर फूड गैदरर वाले लोग थे उन्होंने शुरू किया था, जहां पे यहाँ पे सबसे प्रथम उन्होंने गेहूं और जौ जैसे पौधे और भेड़ बकरी और मवेशी जैसे जानवरों का उपयोग करके विकसित किया था, और जो बस्ती जो है वो कच्ची मिट्टी के ईंट की इमारत के साथ में स्थापित किया था यहाँ पे। वैसे तो मेहरगढ़ का 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 5500 ईसा पूर्व के बीच में पशुपालन और कृषि से संबंध मानते हैं, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा अगर पीछे जाए तो बहुत ज्यादा अगर होगा तो पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व का जो है माना जाता है। लेकिन जो नवीनतम खोज हुआ है उसके आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अवसाक्ष्य का जो वाला स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लोहरा देव नाम का एक स्थल है, उसको माना जाता है। अब वहां पे आपको ध्यान पे रखना है, यहाँ पे 7000 वर्षों तक का जो पुराना जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और 8500 वर्ष पुराना जो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड साक्ष्य थे मेहरगढ़ में। लेकिन यहाँ पे जो है कृषि का जो है सबसे पुराना साक्ष्य जो है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान पे रखना है वहां पे जौ गेहूं का है तो गेहूं का अभी भी वो जो है आपका मेहरगढ़ ही है, लेकिन चावल का जो सबसे पुराना वाला है वो आपका 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व का जो साक्ष्य जो है जो संत कबीर नगर जिले में जो कि यूपी के अंतर्गत है गौहरा देव नामक स्थल वो है, यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नवीनतम खोज के पूर्व जो है मतलब ये जो खोज जब हुआ था उससे पूर्व जो है उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ ही माना जाता था। यहां से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, यहां से क्या मिला है तो चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है,
साथ में ही चावल के साक्ष्य वाला एक और लोकेशन मिला है यूपी में, जिसका नाम है कोल्डी हवा। ठीक है, जो कि प्रयागराज जिले में बोलन नदी के तट पे स्थित है। इसका जो है भूसी यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो कि आपका 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के रूप में ये साक्ष्य को माना जाता है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंटर को देखते हैं। ठीक है, जो कि आपका 44वें बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। कैलकोलिथिक युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है ताम्रपाषाण युग। इसको थोड़ा-सा हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, जिस संस्कृति में तांबे के औजार के साथ में पत्थर का यूज़ किया जाता है उपकरण बनाने में, जो ऐसा जब प्रचलन होता है तो उस संस्कृति को आर्कियोलॉजी वाले जो थे उन्होंने माना, जो ये एज जो है आपका कैलकोलिथिक एज है। ठीक है? कैलकोलिथिक एज जो है प्रायः जो है ताम ताम्र प पाषाणिक संस्कृति, यही इसे बोला जाता है, या इसको चालकोलिथिक एज भी बोला जाता है। ठीक है? तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना। ठीक है? यह जो है नवपाषाण युग के बाद जो है ये एज शुरू हुआ था, और ब्रोंज एज से पहले के बीच का जो है ये एज है। ठीक है? जिसका अनुमान ऐसा है, जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के आसपास का जो है ये था। इसे कांस्य युग का भी एक भाग माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ही जो है कांस्य युग का जो है डेवलपमेंट हुआ था ब्रोंज एज का। जैसे ब्रोंज एज में, जैसे हम लोगों को पता है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उससे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें घोड़े को लेकर के एक संदेह है, वैसे ही इस सभ्यता के लोग भी जो हैं घोड़े से परिचित नहीं थे। साथ में ही राजस्थान में आहार, उदयपुर, राजसमंद जिले में फैला हुआ जो है इस सभ्यता को देखा जा सकता है। साधारणतः यह जो है युग सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व का है, परंतु उत्तर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जो कि कांस्य युग का माना जाता है, के पश्चात ही यहाँ पे ताम्रपाषाण युग का आरंभ हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका ये चारकोलिथिक एज जो पीरियड था वो पहले हो गया था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो वहां से आकर के इधर माइग्रेट होकर के तब यहाँ पे जो है, मतलब जो भारत का पश्चिम वाला भाग है, वहां पे जो है ये जो आपका एज है वो आपका शुरू हुआ था। ठीक है? मतलब जो आपका कैलकोलिथिक एज है वो। ताम्रपाषाण युग में मुख्यतः जो है ग्रामीण संस्कृति थी। राजस्थान में इलुंद और अहर, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार तांबा को लेकर के भी ये फेमस है। आपको पता होगा। साथ में यहाँ पे जो एक नाम मैंने मेंशन किया है, आहार, और महाराष्ट्र में जो है जौरबे, ये सभी तांबा को लेकर के फेमस है। आपको ये सभी नामों को ध्यान पे रखना है। ठीक है? ये जो महाराष्ट्र में जो जौरबे है वो प्रवार नदी के तट पे अवस्थित। ठीक है? तो ये सभी जो है आपका कैलकोलिथिक एज का एग्जाम्पल है। ठीक है? अगर हम महाराष्ट्र के अंतर्गत जौरवे के स्थलों को अगर माने, तो जो उसमें जो इंक्लूडेड था वो है आपका जौरवे, तैमाबाद, इनाम गांव, नेवासा, ये सभी जो है आपका जौरवे स्थल जो है से रिलेटेड जी, मतलब जॉर्वे कल्चर से ये रिलेटेड है। ये सभी एग्जाम्पल आपका कैलकोलिथिक एज का एग्जाम्पल है। ठीक है? कैलकोलिथिक एज का मतलब होता है जिसमें हम पत्थर और कॉपर दोनों का जो है, मतलब तांबा और पत्थर का युग इसे माना जाता है, जो कि आपके कांस्य युग से पहले का है। ठीक है? जो ब्रॉन्ज एज हुआ था उसके उससे पहले का। अगले पॉइंटर को देखते हैं। हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? ठीक है? ये आपका बीपीएससी 40th बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया था। इसमें साधारणतः जो है, इसमें जो रंग जो यूज़ किया जाता था लाल। ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, हड़प्पा निवासी जो हैं, मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण जो है शुरू कर दिया था। साथ में ही कुम्हार के जो पहियों के उपयोग की भी यहाँ पे जो है इन यहाँ के लोगों को विशेषता जो है यहाँ पे हासिल हो चुकी। ठीक है? हड़प प्रारंभिक सभ्यता में जो आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता है, वहाँ पे पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। जब ये परिपक्व हो गया ये हड़प्पा, तो उस दौर में जो है हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाना शुरू हो गया था। तो ये आपको दोनों तरह के चाक का जो है यूज़ करते थे, पैर से चालित भी और हाथ से द्वारा जो है चालित वाले भी, यहाँ पे व्हील जो है वो यूज़ किया जाता था।
कलर तो डिजाइन बनाने में ही यूज होगा, तो डिजाइन के आधार पे अगर यहाँ के मिट्टी के बर्तनों मतलब मृद भांडों को अगर हम देखें जो कि आपका उत्खनन स्थलों से मिला है, तो मोटे तौर पे उसे दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो आपका हो गया सादे मृद भांड जिसमें कोई डिजाइन नहीं होता, मतलब बिना डिजाइन वाले बर्तन। दूसरा था चित्रित मृद भांड। अब बात आती है जो बिना आपका डिजाइन वाला था उसमें तो कोई कलर होता ही नहीं। अब जो दूसरा वाला है वो है आपका चित्रित मृद भांड। ये जो चित्रित मृद भांड जो है इसको बनाने का क्या प्रोसेस था, इसमें जो है मिट्टी में जो है रेत का मिश्रण जो है किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूले लाल रंग के रूप जो है पहले ग्रहण करता था। तो पहले तो इसे पकाया जाता था मिट्टी में जो है रेत को मिला करके, इसके बाद जो है इसे कलर किया जाता है। अब देखिए जो चित्रित वाला जो होता था जब इसे कलर किया जाता था मृद भांड को, चाहे तो वो काले मृद भांडों के रूप में भी इसे हम जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बर्तन बनाया जाता था मिट्टी का उसका जो पृष्ठभूमि होता था, उस पृष्ठभूमि को रांगने के लिए लाल रंग का प्रयोग, ठीक है? और वो जब लाल रंग से उसे रांग दिया जाता था, उसके बाद उसके ऊपर में चमकदार काले रंग का जो है प्रयोग करके लाल पृष्ठ के ऊपर में अलग-अलग पैटर्न का डिजाइन बनाया जाता था या अलग-अलग आकृतियां जो है उस लाल पृष्ठ पे काले रंग के जो है यूज करके, मतलब चमकदार जो काला रंग होता था उसका यूज करके बनाया जाता था। अब अगर पूछा जाए आपसे कभी जो इसमें आकृति में क्या-क्या था, तो वृक्ष की आकृति होती थी, पक्षी की होती थी, पशुओं की आकृति होती थी, कुछ ज्यामितीय प्रतिरूप जो भी है चित्रों में जो है अवतरण का जो है विषय था। तो ये सभी उसमें मौजूद थे। ठीक है? जितने भी पाए गए थे अधिकांश मृदभांड जो खुदाई के बाद मिला था, उसमें से जो चाक पे बनाया गया मृदभांड था, ठीक है? वो मृदभांड जो है अति उत्तम जो है वो था। इसके साथ ही कुछ जो है हाथ से बने हुए भी मृदभांड मिले हैं। साथ में बहुत रेयर ही एग्जाम्पल है, बहुत दुर्लभ है जो जिसमें आपका रंग-बिरंगे मृदभांड भी मिले हैं। लेकिन मुख्यतः जो है लाल रंग का जो है पृष्ठभूमि को रंगा हुआ, उसके ऊपर में जो है ब्लैक रंग से बनाया गया चित्रित वाला मृदभांड जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिपिक्ट करता है। ठीक है? तो अगर आपको अगर ऑप्शन में अगर डायरेक्ट किस कलर का यूज़ किया गया है, तो सीधे है उसका आंसर लाल रंग का होता था मुख्यतः से। लेकिन उसपे अगर कोई फिगर बनाया जाता था, तो वो चमकीले काले रंग का जो है उसमें यूज़ किया जाता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता जो है, निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है, जो ऑप्शन था उसके हिसाब से आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत में जो है, ठीक है? ये आपका 39वां बीपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम देखते हैं थोड़ा-सा डिटेल्स में, ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसे रखा क्यों गया? ठीक है? उससे पहले जानते हैं ये है क्या? जो ये आपका आद्य इतिहास काल जो है, उस काल को बोला जाता है, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेखों को पढ़े नहीं जा सकते। मतलब ये पॉसिबल नहीं है अभी भी जो क्या लिखा गया है, लिखने का प्रैक्टिस तो था, लेकिन उसको लिखा जो गया है, उसमें क्या लिखा गया है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता है अभी भी। ठीक है? साधारणतः ऐसा आप समझ सकते हैं, तो ये आद्य इतिहास काल जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, वो प्रागैतिहासिक काल मतलब हिस्टोरिक जो पीरियड था, जिसमें राइटिंग नहीं था, सिर्फ हम चित्र के द्वारा ही अलग-अलग पेंटिंग्स के द्वारा ही हम पता लगा सकते थे या कोई भी राइटिंग एविडेंस नहीं था। और ऐतिहासिक काल जिसे हम लिखित इतिहास के माध्यम का जो है मतलब जो माध्यम मानते हैं, उसके मध्य का समय मतलब जब कंप्लीटली कोई राइटिंग नहीं था और जब हम पहला जो है लिखित जो है एविडेंस जाने, उस समय के बीच के इतिहास को जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है वो बोला जाता है। या वह समय है जब मनुष्य ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती आरंभ कर दिया। ठीक है? अगर इसको हम और अच्छे से समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हो ये उन 2 सभ्यताओं के बीच का समय था, जिसके दौरान एक सभ्यता या संस्कृति जो है अभी तक लेखन विकसित जो है वो नहीं किया और उन सभ्यताओं के बीच है जो कि एक अन्य सभ्यता ऐसा है जिसने लेखन विकसित कर लिया है और अपने लेखन में पूर्ण साक्षर समूहों के अस्तित्व का उल्लेख भी करता है। ठीक है? भारत के इतिहास में जो 2300 बीसी से लेकर के 600 बीसी का जो कालखंड है, उसे हम
ऐतिहासिक काल का जो है वो मानते हैं। ठीक है, ये जो 2300 बीसी है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, और ये 600 बीसी जो है ये आपका पोस्ट वैदिक एज से जो है वो रिलेटेड है। हम इस पे थोड़ा सा और फोकस करेंगे। तो इस आधार पे जो है सैंधव सभ्यता जो है अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे लेखन का ज्ञान जो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जाता। पत्थर का जो बहुत सारा मुहर मिला है या अन्य वस्तुओं पे जो हड़प्पा कालीन लेख है, उससे लगभग जो है 4000 नमूने अभी तक मिले हैं, जो कि अलग-अलग स्क्रिप्ट में लिखे हैं। ठीक है? लेकिन इसे अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया है। ये इस स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, ये अभी तक नहीं जाना गया है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा और अगर इन्फॉर्मेशन लें, तो आप ये ऐसे समझो आप, जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन था या उससे पहले जो आपका कैल्कोलिथिक एज था, उस वो सभी सिविलाइजेशन को जो है प्रोटो जो है आपका मतलब हिस्ट्री में हम जो है उसे रखेंगे। क्यों रखेंगे? इसके पीछे हम आपको बताते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया, जो इसके जो स्क्रिप्ट है इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है? अब कब से ये स्क्रिप्ट पढ़ा जाना प्रारंभ हुआ? अब देखिए, अगर मैं बात करूँ वैदिक और पोस्ट वैदिक टाइम का, तो उसमें भी जो कोई भी रिटेन जो है, हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है उस टाइम का। क्योंकि मुझे पता है, हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ये भी मिला होगा, जो जब गुप्ता पीरियड चल रहा था उस समय में, मतलब 5th सेंचुरी के समय में जो है अलग-अलग पुराणों का जो है रचना किया गया था, मतलब लिखित रूप में। उससे पहले जो था आपका, वो मौखिक रूप से वो चलता था। मतलब एक सिविलाइजेशन जो है, मतलब एक जनरेशन अपने अगले वाले जनरेशन को मौखिक रूप से जो भी ज्ञान होता था, जो भी उसका संकलन था, उसको वो ट्रांसफर करते थे। तो इस तरह से हम अगर देखें तो वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड भी, जो कि यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है, जो 600 बीसी तक का समय जो है, ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल का ही माना जाए, क्योंकि यहाँ तक में कोई भी रिटेन एविडेंस नहीं है। भले ही लिखने की कला हो, पढ़ने की कला है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिटेन एविडेंस मिला ही नहीं है। अब रिटेन एविडेंस मिला कब? रिटेन एविडेंस जब आपका मौर्यन पीरियड का जो है आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन है, वो पहला एविडेंस है पूरे भारत में, जो आपका प्रायद्वीप है उसमें, जहाँ पे पहली बार जो है उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा गया, वो पॉसिबल हुआ। उससे पहले एक भी रिटेन जो है एविडेंस नहीं है उससे पहले का। ठीक है? तो इसका मतलब जो मौर्यन पीरियड के बाद का जो है वो हिस्टोरिक पीरियड हो गया, जिसमें हम रिटेन जो है एविडेंस को मानेंगे। उससे पहले का जो है आदि ऐतिहासिक काल का हो गया, प्रोटो हो गया। और उससे पहले जब सिर्फ चित्र से ही पता लगाया जा सकता है, या कंप्लीटली डिपेंडेंसी हो गया था जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर, तो उस पीरियड को जो हम मानेंगे वो आपका हो गया प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है? तो हम नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक्स के अलग क्वेश्चंस का जो है एक्सप्लेनेशन लेकर के आएँगे। ठीक है? तो थैंक यू।